हाय फ्रेंड्स, एलएसडब्ल्यू का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज़ द हिस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। ओके, तो डिफरेंट स्कॉलर्स का इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, दैट इज़ द हिस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया को लेकर के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, उनके खुद के डिफरेंट व्यूज़ हैं। ओके, सो किसी भी कंट्री में लेबर लेजिस्लेशन होने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्री होना मस्ट है। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ जो है कब से आना स्टार्ट होती हैं। ओके, तो जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो सेटअप हुआ था कलकत्ता में 1851 में हुआ था, एंड उसके बाद जो है वो जो सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल जो स्टैब्लिश हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। फर्स्ट जूट टेक्सटाइल मिल जो स्टैब्लिश हुआ था 1854-55 में बंगाल में हुआ था। ओके, सो इससे तो क्लियर है कि जो भी जो इंडिया में इंडस्ट्रियल जो है रिवोल्यूशन जो आता है वो 1850 के बाद ही आता है बेसिकली। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है लेबर लेजिस्लेशन भी जनरली जो है 1850 के बाद ही आए होंगे। ओके, सो पढ़ने के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, जो फर्स्ट जो है द पीरियड ऑफ द अर्जेंसी और द नेसेसिटी, ये 1850 से 1900-1980 तक है। सेकेंड जो है द पीरियड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन रिकमेंडेशंस एंड द सजेशन, ये 1920 से 40 तक है। जो थर्ड जो पीरियड है द पीरियड ऑफ द प्लान डेवलपमेंट ऑफ द लेबर पॉलिसी, वो जो है 1940 ऑनवर्ड्स है। ओके, सो इसको आप लोग लाइन वाइज लाइन देखते हैं। फर्स्ट वन लेट्स सी। सो द फर्स्ट वन इज द पीरियड ऑफ द अर्जेंसी और द नेसेसिटी। ओके, सो इस पीरियड में जो भी लेबर लेजिस्लेशन पास किए जाते हैं वो जब भी नेसेसिटी फेल्ट होती है तो उस लेबर लेजिस्लेशन को लाया जाता था। ओके, सो कुछ जो स्कॉलर्स जैसे एस टी पुणेकर, आर के दास, बी वी गिरी, ए एस एंड जे एस माथुर कहते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन पास्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड डज नॉट फॉलो एनी डेफिनेट लेबर पॉलिसी। Okay, so these labor's legislations were passed to resolve the relevant situation. Here we are discussing some important legislation passed during this period. So इससे क्या क्लियर होता है कि इस टाइम पे जब भी हमें नेसेसिटी लगती थी, अर्जेंसी फील होती थी इस लेजिस्लेशन की, तो लेजिस्लेशन पास कर दिया। यहाँ पे कोई भी डेफिनेट लेबर पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो उस टाइम जो इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशन पास हुए हैं वो देखते हैं। सारे नहीं देखने वाले अपन लोग, जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखने वाले हैं। ओके, इंपॉर्टेंट इन द सेंस के जो थोड़े जो पॉपुलर है। ओके, फर्स्ट देखते हैं इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। तो ये क्या ऑब्वियस सी बात है, नेम से क्लियर है कि ये स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए लाया गया था। अप्रेंटिसेस एक्ट 1850, तो ये अप्रेंटिसेस एक्ट 1850 जो है ना, तो ये बेसिकली अप्रेंटिसेस क्या होते हैं। अप्रेंटिसेस मतलब कि कहीं पे आप जानते हिंदी में इसको बोलते हैं प्रशिक्षु, मतलब आप देखते हो कहीं पे कोई ट्रेनिंग में जो लोग होते हैं। ओके, जो इंटर्न से पीरियड में उनको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसेस बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली जो ऑफन्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए लाया गया था सो डैट उनको ट्रेन किया जा सके, वो फ्यूचर में चल के सेल्फ एम्प्लॉयड बने, खुद का कुछ बिजनेस करें। ओके, नेक्स्ट जो है इंडियन फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। अब इंडस्ट्री जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट्स में होंगे, एक्सीडेंट होंगे तो डिसेबलमेंट एंड डेथ वगैरह के कॉजेज भी, मतलब डेथ्स वगैरह भी होंगे। तो उसके लिए जो है इसमें कुछ कंपनसेशन देने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, इंडियन फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। नेक्स्ट देखते हैं मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1859। अब आज के टाइम पे जो शिप्स होती हैं जो 10 to 15 डेज़ में यूरोप पहुंचा देती हैं शिपमेंट को, इंडिया से इतनी एडवांस उस टाइम पे शिप होती नहीं थी। तो उस पर जो भी जो वर्कर्स काम करते थे वो बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करते थे, लाइक एकोमोडेशन से लेकर के उनको कोई बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ जाते थे। तो इस वाले एक्ट में, पर्टिकुलर एक्ट में, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1859 में हेल्थ एंड एकोमोडेशन से रिलेटेड प्रोविजंस थे। नेक्स्ट है वर्कमैन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859। इसमें नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे कोई भी अगर जो है 1859 के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो पनिशेबल ऑफेंस होगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कमेंस डिस्प्यूट एक्ट 1860। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो पर्टिकुलर जो लाया गया था ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए इसमें कुछ प्रोविजंस थे। सो होता क्या, रेलवे एंड यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहे कुछ वर्कर्स ने वेज फिक्सेशन को लेकर के वहाँ पे जो है यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर की जान ले ली थी। ठीक है, सो उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर जो है एक्ट को लाया गया सो डैट कि इसमें कुछ प्रोविजंस हो, मतलब कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए। कौन से फील्ड में, रेलवेज, कनाल एंड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, सी इंडिया में जो है कोई भी लेजिस्लेशन नहीं था कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए फैक्ट्री में काम करने के लिए। बच्चों से भी कहते थे बाबू वो लेके आना, तो बच्चा भी काम कर रहा है। ओके, एंड जो है कोई फिक्सेशन, मतलब जो टाइम फिक्स नहीं था, 8 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे, मतलब कोई भी टाइम फिक्स नहीं था। तो लोगों से काम भी बहुत ज़्यादा कराया जाता था, बहुत ही चीप लेबर अवेलेबल थे क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इंडिया की। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है किसी भी प्रोडक्ट में बनने के लिए क्या मैंने जो कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट होता है उसका रॉ मटेरियल का, लेबर कॉस्ट, ये दो बड़े कॉस्ट होते हैं। तो रॉ मटेरियल जनरली इतना फ्लक्चुएट करता नहीं उसका प्राइस। अगर किसी चीज़ को मतलब कि जो बेसिकली कम ज़्यादा किया जा सकता है वो था जो लेबर का कॉस्ट। ओके, सो इतना कम कॉस्ट होने की वजह से इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे वो टोटली जो ब्रिटेन के मार्केट में छाते जा रहे थे क्योंकि बहुत ही कम उसका प्राइजेस था। सो एवरी वन वॉज जस्ट रनिंग बिहाइंड द इंडियन प्रोडक्ट्स। तो ये वहाँ के जो बिजनेसेस थे ब्रिटिश के, वो इंडियन प्रोडक्ट के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस एक्ट को लाया गया था सो डैट कि कुछ आवर्स ऑफ वर्क को फिक्स किया जाए, कुछ एज लिमिटेशन रखी जाए। क्लियर है। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 क्यों लाया जाता है, यहाँ पे इसलिए लाया जाता है सो डैट कि इंडियन प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को बढ़ाया जा सके बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ द आवर्स, वर्किंग आवर्स
है ना, एंड द एज ऑफ द चिल्ड्रंस वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, बस यही था। अगला जो है आसाम लेबर एंड द इमिग्रेशन एक्ट 1882। सो बेसिकली इसमें क्या था कि जो भी वर्कर्स जो है टी गार्डन्स में असम में एम्प्लॉयड थे उनके रिगार्डिंग जो है कुछ प्रोविजंस थे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे वी कैन सी कि फर्स्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया कैन सेड द पीरियड ऑफ अर्जेंसी और द नेसेसिटी, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियड जो था वो अर्जेंसी का या नेसेसिटी का पीरियड था। ड्यूरिंग दिस पीरियड वट एवर द एक्ट वर पास्ड दे वर नॉट बेस्ड ऑन एनी लेबर पॉलिसी। इस टाइम पे जो भी जो लेबर लेजिस्लेशन पास किए जाते हैं वो बस नेसेसिटी के बेसिस पे पास किए जाते हैं, उनमें कोई भी डेफिनेट लेबर पॉलिसी नहीं था। आर के दास सेज दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड वट एवर द एक्ट वर पास्ड दे वर मोस्टली इन द फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड लीस्ट इन द फेवर ऑफ द वर्कर्स। सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइम पे जो भी लेबर लेजिस्लेशन पास किए जाते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स के फेवर में थे और बहुत ही कम फेवर में थे किसके, वर्कर्स के। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है वो 1914 से 18 तक चलता है, उस टाइम पे कोई भी जो है मेन जो है कोई भी इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशन पास होती नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पीरियड देखते हैं आप लोग। सो द नेक्स्ट पीरियड इज द पीरियड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशंस, रिकमेंडेशंस एंड द सजेशन। सो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल एक इवेंट होता है इन द फील्ड ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द लेबर्स लेजिस्लेशन। यहाँ पे ILO का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है 1919 में। ओके, सो दिस वाज द सेकंड पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया विच कैन बी सेट फ्रॉम 1920 टू 1940। आर के दास एंड सम scholars says that during this period several commissions and committees were constituted for the implementation of their suggestion. Labor legislation were passed in the country. During this period in 1919 the International Labour Organization was established. International Labour Organizations passes conventions and recommendations as per the necessities which are also implemented in India by the enactment or the amendment of the labor legislation. हमें पता है कि इस पीरियड में बेसिकली कुछ जो है कमिटीज़ बनाई जाती हैं, कमीशंस बनते हैं। यहाँ पे एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन ILO का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ILO बेसिकली जो है अपने कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस देता है जिनको जो है लेबर लेजिस्लेशन में मतलब अपने होम के जो भी जो मतलब लेबर लेजिस्लेशन होते हैं उनको इनमें इनकॉर्पोरेट करना होता है। ओके, so during this period for the implementation of the suggestion of the commissions or the committees as well as the conventions or the recommendation of the ILO some important legislations were passed. So this period is called the period of the implementation of the suggestions, recommendations and the conventions. Okay guys, clear है? ये पीरियड जो है इसको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, रिकमेंडेशन एंड द सजेशन। कब से कब तक है, 1920 से 1940 तक है, ठीक है। और जो बेसिकली इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, ILO इस्टेब्लिश होता है 1919 में, इसके अलावा रॉयल कमीशन इस्टेब्लिश हो जाता है 1929 में जो अपना रिपोर्ट देगा 1931 में, इसको आगे देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस पीरियड में कौन से इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशन पास होते हैं वही देखेंगे आप लोग, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग जो भी जो एक्ट देखेंगे ना वो जो हमारे चैप्टर्स हैं सिर्फ वही वाले देखेंगे, अननेसेसरी वाले नहीं देखेंगे क्योंकि इतने याद भी नहीं रहने वाले हमें, ठीक है। सो जो फर्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है 1923 वाला जो है किसी भी फैक्ट्रीज़ में अगर कोई जो है फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई डिसेबल हो जाएगा या किसी की डेथ हो जाएगी। सो बेसिकली उससे डील करने के लिए उनको कुछ कंपनसेशन दिलाने के लिए उनके डिपेंडेंट्स को या जो डिसेबल्ड को खुद को जो है कंपनसेशन दिलाने के लिए ये एक्ट लेके आया गया था, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। क्यों लाया गया था, डेथ एंड डिसेबलमेंट के केस में इसमें जो है वर्कर्स को बेसिकली जो उनको कंपनसेशन दिलाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, नेक्स्ट जो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 देखते हैं। सो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये जब एक्ट बनता है 1926, इससे पहले कोई भी लेजिस्लेशन नहीं था, कोई भी सोर्स नहीं था कि कोई भी अगर ट्रेड यूनियन बनेगा तो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। सो अगर कोई भी ट्रेड यूनियन किसी फैक्ट्री में बनता था तो उस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस लगा के उसको डिसॉल्व कर दिए जाते थे एंड जो भी उसके लीडर्स थे उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये लाया गया था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, मतलब कि अब ट्रेड यूनियन बनाना लीगल हो गया था। और कौन से लोग जो ट्रेड यूनियन बना सकते थे, जहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ के टोटल स्ट्रेंथ का मिनिमम 10% या 100 या मिनिमम 7% मिल करके किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, नेक्स्ट वन इज़ द ये देखते हैं रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशंस ऑन द लेबर 1929-1931। सो देखो जो 1929 में रॉयल कमीशंस ऑन लेबर की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है, ये जो अपना जो है 2 साल तक जो है स्टडीज़ करते हैं लेबर लेजिस्लेशन पे और 1931 में ये जो है अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इसके बेसिस पे कुछ जो है एक्ट लाए जाते हैं जैसे कि इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1934। ओके, सो ये रॉयल कमीशंस के रिपोर्ट के बेसिस पे ये जो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1934 लाया जाता है। सेम सिनारियो है पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936 में, इसमें भी क्या है कि रॉयल कमीशंस के रिपोर्ट के बेसिस पे पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936 लाया जाता है। इसमें जो है बेसिकली जो प्रोविजंस जो होते हैं वो वेज पीरियड से होते हैं, कितने टाइम तक मतलब आप मैक्सिमम वेज नहीं दे सकते हो या कितने टाइम तक आपको वेज देना पड़ेगा, ऑथराइज डिडक्शंस,
ओके, पेमेंट इन द कैश एक्सेट्रा आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या प्रोविजंस होंगे कि वेज पीरियड कितना होना चाहिए, ऑथराइज डिडक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, या जो पेमेंट कैसे करना है आपको। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 1938। Okay, so prior to the independence, one more important act related to child labor was passed by the government, which is called the Employment of the Children Act 1938. So why this act, several provisions regarding the employment of children were passed. See, अपन लोग इसमें देखा जाए ना तो ये पूरा घास भूसा भरा हुआ है, इसमें कुछ भी जो नहीं है कि हम लोग वहाँ पे अगर हमें पता हो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 1938 है तो उसका कंटेंट हम लोग नहीं लिख पाए। कंटेंट में क्या लिखना है, सिंपली मतलब कि आज़ादी से पहले एक इंपॉर्टेंट लेबर के लिए एक एक्ट लाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। Okay, so let's see its conclusion, overall view. So on the basis of the above discussion, it can be said that the most of the labor legislation in India during this period were passed for the implementation of the suggestion of the Royal Commission and the Royal Commission on the Labor and the conventions and the recommendations of the International Labour Organization. ठीक है, सो ऊपर के सारे जो अपन लोग जो है लेबर लेजिस्लेशन एक्ट को पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द जो है इसमें लेबर लेजिस्लेशन जो पास हुए वो रॉयल कमीशन एंड द ILO के मतलब कि कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस पे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, द थर्ड वन इज द पीरियड ऑफ द प्लान डेवलपमेंट ऑफ द लेबर पॉलिसी 1940 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो लेबर लेजिस्लेशन जो पास होते हैं वो पहले की तरह नहीं है कि नेसेसिटी फील हुई तो हमने लेबर लेजिस्लेशन पास कर दिया, या सेकेंड की तरह भी नहीं है कि बस जो है ILO ने कह दिया या फिर जो है मतलब रॉयल कमीशन जैसा कोई कमीशन उसने रिपोर्ट दे दिया हमने लेबर लेजिस्लेशन पास कर दिया। नहीं, अब थोड़े जो टेक्निक्स जो है या फिर जो प्रोसेस है वो थोड़े डिफरेंट है। लेट्स सी व्हाट इज द न्यू प्रोसेस। सो दिस वाज द थर्ड पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया which began since 1940. So this period is important for the several reasons. For example, during this period, consultative machinery was established at the national level. The discussion on the issues regarding the labor legislation started by the representative of the employer, trade union, and the delegates of the center and the state government in combination. See, एक कंसल्टेटिव मशीनरी बनाया गया। ठीक है, उसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सेंटर के भेजे गए कुछ डेलीगेट्स होंगे, डेलीगेट्स मतलब ऑफिशियल्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के जो डेलीगेट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड one new policy started. Government of India decided that prior to enactment of the legislation, the matters should be discussed with the representatives of the employers and the workers, and then the act will be passed. See, अगर कोई भी लेबर लेजिस्लेशन पास किया जाता है तो उससे मोस्टली कौन से लोग मतलब कि अफेक्टेड होंगे। गवर्नमेंट तो बाद में अफेक्ट होगी, सबसे पहले किस पे अफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयर एंड द वर्कर पे। सपोज कि अगर मैं वर्किंग पीरियड जो है वर्किंग पीरियड 10 घंटे कर दिया जाए तो सबसे पहले उस पर जो है उसका जो अफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, वर्कर पे पड़ने वाला है। अगर जो वर्किंग आवर को 4 घंटे कर दिया जाए तो सबसे पहले किस पे अफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयर पे पड़ेगा। उसके पास जो है मतलब मैन पावर की कमी पड़ जाएगी, काम कब करवाएगा वो। ओके, सो इसलिए एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स को भी उसमें रखा गया। थर्ड जो है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, सो गवर्नमेंट टुक डिसीजन टू पास द एक्ट ऑन न्यू सिस्टम। सो हमें पता है कि जो 1947 में आज़ाद हो गया तो हम लोग मतलब अपने ढंग से अब लोग जो है लेबर लेजिस्लेशन को पास कर सकते थे। Okay, new provisions के according. So new constitution for the country was written and in which several provisions for the workers were mentioned. To implement the mentioned provisions in the constitution, it was necessary to pass the labor legislation. Next chapter अपन लोग देखेंगे उसमें कि जो मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन है जो कि लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन हमने लेबर लेजिस्लेशन से ऐड किए। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रख करके ही नया लेबर लेजिस्लेशन पास किया जाता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज ई पॉइंट देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम्ड लेबर पॉलिसी एंड द कीपिंग इट इन व्यू लेबर लेजिस्लेशन वॉज पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जो लेबर पॉलिसी को लेके आई एंड उसको भी व्यू में रख करके लेबर लेजिस्लेशन पास किए जाते हैं। डी पॉइंट देखते हैं, डी पॉइंट में ये कह रहा है कि जो है हमारे पास 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ जाता है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो बेसिकली वो इंडस्ट्री को मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर डिवोटेड था। ठीक है, तो अब ऐसी बात है जब इंडस्ट्रीज पे फुली डिवोटेड है तो कोई 5 ईयर प्लान हो तो उस टाइम पे लेबर लेजिस्लेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज next one is on the basis of the above mentioned fact, it can be said that during this period the level legislations were passed after enough consideration. ठीक है, सो इस टाइम पे बेसिकली जो भी लेबर लेजिस्लेशन पास किए गए वो मतलब कि सफिशिएंट टाइम दे करके इनफ कंसिडर करके तो ही पास किए गए। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर सेड रिगार्डिंग द इनैक्टमेंट ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो क्या जो है दो अपन लोग जो है मतलब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कह सकते हैं इसके बारे में। सो द टू कीप द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन व्यू ऑल लेजिस्लेशन वर पास ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पे इंडिया के डेवलपमेंट को जो ध्यान में रख करके पास किया गया था, ना कि ब्रिटेन के डेवलपमेंट को देख करके। जो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 आया था, 1881 हमने देखा था उसमें कि वर्किंग आवर्स इसलिए कम किए जाते हैं एंड जो एज जो है वर्किंग एज इसलिए बढ़ाया जाता है सो डैट कि यहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली हो सके, सो डैट कि ब्रिटेन का जो लैंकशायर वाला जो मार्केट है वो बेसिकली जो कम्पीट कर पाए इंडियन मार्केट के साथ, इंडिया के प्रोडक्ट्स के साथ। ओके, सेकंड पॉइंट है टू कीप द लेबर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन व्यू ऑल द लेजिस्लेशन पास ड्यूरिंग दिस पीरियड।
ठीक है। सो जो लेबर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट की लेबर पॉलिसी जो थी उसको ध्यान में रख करके लेबर लेजिस्लेशन को पास किया गया। अब देखते हैं इस टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशन पास हुए, ठीक है। सो बेसिकली गाइस हम लोग वही सिर्फ देखने वाले हैं जो कि हमारे चैप्टर्स के नेम है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे अपन लोग वहाँ पे लिख भी नहीं पाएंगे, इतने सारे याद भी नहीं रहने वाला है भाई। इवन इफ याद भी कर लेते हैं तो वहाँ पे टाइम भी शॉर्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1946। तो बेसिकली इसमें जो भी जो मीका माइंस में जो लेबरर्स काम कर रहे थे उनके वेलफेयर से रिलेटेड इसमें जो है मतलब प्रोविजंस है। ये देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसमें हमें पता है कि जो है कि इसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो डिस्प्यूट होती हैं उसको सेटल करने के लिए ये जो एक्ट लाया गया था, और इसी के रिगार्डिंग इसमें प्रोविजंस है कि क्या क्या मशीनरीज होंगी एंड उसके क्या प्रोविजंस होंगे, कैसे जो है मतलब डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा। सो देखते हैं कौन कौन से ये जो इसमें मशीनरीज थी, जैसे वर्क्स कमेटी, कंसलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा, ठीक है। सो द प्रोविजन रिलेटेड टू स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेसमेंट, क्लोजर, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्टेड वर्कमेंस आर ऑल्सो मैंशनड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो हमें पता है कि जो बेसिकली जो ह्यूमन लाइफ में जो है 6 टाइप की जो है भी कंटिजेंसीज होती हैं, जैसे कि सिकनेस है ना, डेथ, डिसेबलमेंट, मेटर्निटी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस टाइप की जो भी जो कंटिजेंसीज ह्यूमन लाइफ में जो अराइज होती हैं, सो बेसिकली उसी में जो है कुछ कंपनसेशन देने के लिए, उनको जो हेल्प करने के लिए ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 लाया गया। Okay, let's see what they have written. So before the independence, the British government had not cared particularly to pass the exhaustive social security legislation for the Indian workers. But after independence, the government of India felt the importance of the issue. Consequently, in 1948, to consider the provisions of the health insurance for the workers, which was recommended by the Royal Commissions on the Labour, the Employees State Insurance Act 1948 was passed by the central government. See, ये किसके recommendations पे पास हुआ है? रॉयल कमीशन ऑन लेबर के रिकमेंडेशंस पे, जो 1931 में रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पे 1948 वाज पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अंडर दिस एक्ट एम्प्लॉइज कैन गेट सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी, फंडल बेनिफिट एक्सेट्रा हु आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट वन, इसको मेंशन करना जरूरी है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। सो हमें पता है कि जो बेसिकली ये एक्ट कहाँ पे लागू होगा, ये एक्ट वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे अगर वो इंडस्ट्री में काम मैकेनाइज्ड होता है, मतलब कि मशीन से काम होता है, पावर से काम होता है, वो पावर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल उससे काम होता है, तो अगर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो वहाँ पे भी जो है ये फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा, ठीक है। अगर मैन पावर से काम हो रहा है, वहाँ पे कोई मशीन या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल टाइप का पावर वहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो वहाँ पे नहीं हो रहा यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। एंड जो वीक में जो है जो मैक्सिमम 48 आवर्स जो है काम किया जा सकता है, एंड पर डे जो है 9 आवर्स। ओके, इसके अलावा है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सो बेसिकली इसको लाया गया था एक कम्प्रिहेंसिव ये जो एक्ट लाया गया था, ताकि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जैसे कोई ट्रक का, सो बेसिकली इससे कोई ट्रक ड्राइवर है या कोई रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, बीड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर वर्क्स में काम कर रहा है, सो इन सब सेक्टर्स में जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 तो अप्लाई होता नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है मतलब कि फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स वाई जो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अप्लाई होता है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ ये अपन लोग देख सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ओके, सो ये हमें पता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में भी कवर होता है। सो जो वुमेन जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में कवर नहीं होती हैं फॉर द डिलीवरी, मिसकैरेज, एबॉर्शन, टिबोक्टोमी बेनिफिट्स के लिए, वो जो है कवर्ड हो जाएंगे इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में। नेक्स्ट देखते हैं बीडी एंड द सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट्स एक्ट 1966। सो बेसिकली यहाँ पे हमें पता है कि जो भी लोग जो बीडी एंड सिगार इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आते हैं, उनको क्रोनिक डिजीज़ हो जाती हैं जैसे टीबी वगैरह, अस्थमा वगैरह, ठीक है। सो इनके एक्सप्लॉयटेशन को चेक करने के लिए, रोकने के लिए इसमें एंड उनको कुछ कंपनसेशन दिलाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। ये तो हमारा चैप्टर सी है। सो बेसिकली यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, कोई भी कंटिन्यूस 5 ईयर्स जो है मतलब सर्विस करता है वो एलिजिबल होगा, प्रोवाइडेड कि उसकी डेथ या डिसेबलमेंट नहीं हो, तो वहाँ पे ये कंडीशन एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम उसको 20 लाख तक ग्रेट्युटी अमाउंट मिल सकता है। फिर अगर कोई पेरेनियल फैक्ट्री है, पेरेनियल फैक्ट्री का मतलब कि वो थ्रू आउट द ईयर वो फैक्ट्री चलती है, थ्रू आउट द ईयर कौन सी फैक्ट्री चलती है, कोई मेडिसिन की फैक्ट्री हो गई, बाइक की फैक्ट्री हो गई, कार की फैक्ट्री हो गई, ठीक है। सो ये फैक्ट्रीज पेरेनियल फैक्ट्रीज होती हैं, तो इसमें कोई काम करता है तो 15 डेज़ पे उसको 1 दिन का ग्रेट्युटी मिलेगा। एंड अगर कोई सीजनल फैक्ट्री है, सीजनल फैक्ट्री का मतलब कोई शुगर इंडस्ट्री या फिर आइसक्रीम मेकिंग इंडस्ट्री, सो इन सेक्टर्स में कोई काम करता है तो उसको सीजनल फैक्ट्री बोलेंगे, एंड उसमें जो है 7 डेज़ पे 1 डे जो है उसको ग्रेट्युटी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। सो बेसिकली ये जो है हम लोग देखते हैं कि जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जनरली वुमेन को कम वेजेस मिलते हैं कंपेयरिंग टू द मेन, तो इसको जो है जो जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वेजेस में, इसको एबॉलिश करने के लिए इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 लाया गया था, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट जो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986।
सो बेसिकली ये जो है ILO के जो है रिकमेंडेशंस एंड कन्वेंशंस के बेसिस पे ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मतलब पास किया। एंड बेसिकली इसमें क्या है कि मतलब कि यहाँ पे एक मिनिमम एज जो है क्राइटेरिया सेट किया गया कि जो इससे बिलो एज जो है कोई फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। एंड इवन जो एज उसने अटेन भी कर लिया तो उसका फिजिकल फिटनेस होगा, अगर वो पास करता है फिजिकल फिटनेस में तो ही जो है मतलब उसको काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा। कंक्लूजन देखते हैं। So basically, it is clear from the above mentioned discussion that the history of the labor relation in India is very long. First Labor Act that was passed in 1843 for the eradication of the slavery system. From that time, consciousness related to workers in the society and government began to appear. Today in the India there is no any sector for which labor legislation is not passed. It is said that no country in the world has passed as many as labor legislation that are passed in India. So even today, enactment or the amendment of the labor laws in the progress. Employers complain that labor legislation in India are more than the necessity. That's why whenever government wishes to pass new act, employers group opposes collectively. On the other hand, trade unions in our country are still unsatisfied with the labor legislation. Even today, they impose pressure on the government that government should pass some legislation on the issues like the collective bargaining, workers' participation in the management, trade unions recognition, etc. सी गाइस, सो हमें पता है कि मतलब इंडिया में बहुत सारे, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेवलेशन जो है मतलब कि इंडिया में है बेसिकली, ठीक है। सो और जब नए लेवलेशन आते हैं तो एम्प्लॉयज़ को मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं कि सब हम पे ही मतलब कि अप्लाई होने वाले हैं। एंड जो है ये खुद ही जो है एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसका जो है कौन सा ये प्रोविज़न वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो एम्प्लॉयज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं। वहीं पे जो ट्रेड यूनियंस कहते हैं कि और लेबर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। किस पे? जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग पे, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पे, मतलब कि WPM पे, ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन पे, इन सब पे जो है और लेबर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हियर इट एंड्स।